गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग फिलॉसफी के पार्ट के अंतर्गत अनुभववाद पढ़ेंगे। अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। इस अनुभववाद में दो टर्म आप अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। अभी तक की जो हमारी पुरानी क्लासेस थी उसमें हमने बुद्धिवाद, जो विजडम या रेशनल बेस्ड जो आइडेंटिटीज थी या रेशनल बेस्ड जो इश्यूज थे उसको हमने कवर किया। बेसिकली थोड़ा सा हम उसकी भी चर्चा कर लें ताकि अनुभववाद को समझने में आपको बेहतर होगा। हमने कहा कि जो दर्शन की पाश्चात्य विचारधाराएं थी, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस थे, वो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस दो पार्ट में बटा हुआ था। एक पार्ट ऐसा है जो रेशनलाइजेशन को ही सुप्रीम मानता था। रेशनलाइजेशन दैट मीन कि इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है आपकी, जो विजडम्स हैं, उसी को टोटलिटी में मानता था, ऑल इन वन। मतलब विजडम ही है जो सारी चीजों को दिखाता है, सारी चीजों को समझता है। तर्कना के दम पे, लॉजिक से लेके जितनी भी चीजें हैं वो केवल और केवल बुद्धि के दम पे होती हैं। ऐसे जो लोग थे वो अनुभव को महत्व नहीं देते थे। दूसरा हिस्सा है, लेकिन उससे समस्याएं क्या हुई? उससे समस्याएं ये हुई कि बुद्धि तो हम सारे लोगों की अलग अलग है, और डेकार्ट से लेके, स्पिनोजा से लेके लेबनीज जहां तक पहुंचा था, तो ईश्वर विषयक जो उनकी कल्पना रही या मोनर विषयक जो कल्पना रही उनकी, वो थोड़ी सी विवादास्पदता को लिए रहा और थोड़ा सा अबू हुआ, जिसमें आम आदमी को समझना मुश्किल हुआ। तो इसी के विरोध में कि एक पारलौकिक चीजों की हम चर्चा करते हैं इस दुनिया में, कहीं ना कहीं स्पिनोजा के फॉर्मेट में सारा विश्व हो गया, डेकार्ट के फॉर्मेट में हमने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसी के अगेंस्ट में एक अनुभववाद को प्रश्रय देने के लिए इंग्लैंड से एक वैज्ञानिक धारा उठी, जो दार्शनिक धाराएं थी, जो वैज्ञानिकता के स्तर पर दार्शनिक जो फिलोसफिकल थॉट्स थे उसको आगे बढ़ाया। उसी ग्रुप में अनुभववाद का विकास होता है। अब होता है कि अनुभववाद होता क्या है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अनुभव को ही प्रेफर करेगा, अनुभव को ही प्रश्रय देगा। अनुभव को प्रश्रय देने का मतलब यह है कि व्हाटएवर सेंसरी ऑर्गन्स से जो चीजें आप समझते हो, सेंसरी ऑर्गन्स जो चीजें फील करता है, उसी की सच्चाई है। बाकी अनुमान या कल्पना की जब बात करते हैं तो उसकी संदिग्धता होती है, और उस संदिग्धता के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहली जो हमारी प्रायोरिटी है, अनुभववाद ये कहता है कि सेंसरी ऑर्गन्स जो भी चीजें को देती हैं, हम केवल उसी पे बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा कि बुद्धि यदि जन्मजात होती, जैसा कि बुद्धिवाद ने माना है, कहा कि बुद्धि यदि जन्मजात होती तब तो फिर सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हर व्यक्ति में बुद्धि होता और हर व्यक्ति अपने अपने तरीका से चीजों को एक्सप्लेन करता, और यदि बुद्धि कॉमन ही है, सच एक ही है, तो फिर इतने डिफरेंस क्यों? विचारधारा से लेके जो रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, संस्कृति है, उनकी डिफरेंस कैसे आई? तो अनुभववाद का जो ये पार्ट है वो कहता है चूंकि ये सब कुछ अलग अलग है, ज्ञान का स्तर भी हम लोगों का अलग अलग है, ज्ञान की क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज भी डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अनुभव से ही आ रही हो, ज्ञान एक नहीं है। तो ये कहता है टेबुला रासा। टेबुला रासा का इश्यूज का मतलब ये हुआ, ये कहता है कि जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारा ज्ञान है, वो जन्म के समय खाली रहता है, कोरी रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीजें उसकी छाप, एक अमिट छाप जो थॉट प्रोसेस की आती है, जो उस पर प्रिंट बनता है, जो जिस इम्प्रिंट से हमारी व्यक्तित्व की प्रिंटिंग होती है, वो पर्टिकुलर प्रिंटिंग केवल और केवल अनुभव से आता है। और अनुभव कहां से आता है? सेंसरी ऑर्गन से आता है। तो पहले इसकी मान्यता हुई कि बुद्धि की जो सार्वभौमिकता हमने माना और बुद्धि को जो जन्मजात आइडियाज माना, बाय बर्थ जो आपके दिमाग में बैठा होता है, अनुभववाद उसको समाप्त करता है। क्या हुआ कि सेंस से ही जो चीज हम शुरू करते हैं, बुद्धि की प्रारंभ या थॉट प्रोसेस की प्रारंभ कहां से होता है? सेंस ऑर्गन से होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अनुभववाद बुद्धि को समाप्त नहीं करता है। ये कहता यह है कि अनुभव के शुरुआत के बाद जो तमाम अनुभविक जो एक्सपीरियंसेस हैं, बुद्धि का काम है कि वो उसको आपस में मिलाए, उन चीजों को एक्सप्लेन करे, उनके लिए एक नई कल्पना, सृजनशीलता करे, कल्पना करे, और यही हो जाएगा ज्ञान का तरीका। तो अनुभववाद का मूल मुद्दा अनुभव, सेंसरी ऑर्गन्स का महत्व, ज्ञान की सार्वभौमिकता के कोई मतलब नहीं। क्यों सार्वभौमिकता का नहीं मतलब? क्योंकि इंद्रिय अनुभव कहा जाता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमारे डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि जो ज्ञान होंगे वो क्या होंगे? सबके लिए अलग अलग होंगे। एक ही व्यक्ति के बारे में हमारा जो परसेप्शन होता है और आपका जो परसेप्शन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एक ही चीजों को, जैसे सुंदरता, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये जितनी भी चीजें होती हैं, हमारा अपना एक परसेप्शन होता है, आपका एक अपना परसेप्शन होता है। और ये जो पर्टिकुलर परसेप्शंस हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि अनुभविक जगत में हमने इस दुनिया से कुछ अलग अनुभव किया है, और आपने जो अनुभव लिया है वो समथिंग इज डिफरेंट। तो इस डिफरेंसेस को ही, इसीलिए डिफरेंसेस के कारण हमने कहा कि डाइवर्सिटी आती है, और इसी डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी का कारण ही है कि अनुभवजन, एक्सपीरियंसजन जो कुछ अंतर है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन्होंने ये कहा
कि हमें दैनिक जीवन में सारी की सारी विशिष्ट चीजों का ज्ञान होता है, सामान्य की भी कोई कल्पना नहीं होगी। क्योंकि बुद्धिवाद में क्या कहा गया, कॉमन चीजों की बात की गई, सामान्य की बात की गई। तो बुद्धिवाद में क्या किया गया, सामान्य के बजाय विशिष्ट की बात की गई, कॉमन के बजाय स्पेसिफिक की बात की गई, सामान्य के बजाय विशिष्ट का। क्यों विशिष्ट? बुद्धिवाद ये मानता था कि आप पहले से ही एक दिमाग में कोई प्रत्यय है, उस प्रत्यय को हम इस दुनिया के साथ रिजम्बलिंग करवाते हैं, यदि वो हो रहा है तो ठीक, अन्यथा नहीं। ये अनुभववाद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या कि हमें चीजें की एक जो विशिष्टता है, अलग अलग चीजें ही हमें अलग अलग समय में दिखाई देती हैं। जैसे हमने एक व्यक्ति को देखा, वो ABCD डिफरेंट व्यक्ति को ही पहले हमने देखा और उन व्यक्तित्व के आधार पर हमने एक कॉमन पर्सोना, एक कॉमन मैन की कल्पना की। मुद्दा यह है कि जो अनुभववाद है वो बुद्धिवाद की पूरी तरह इसमें उलट है। ये कहता है पहले हमें विशिष्ट की अनुभव होती है, स्पेसिफिक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्पेसिफिक से हम कॉमन की कल्पना करते हैं। जो सामान्य है वो कहां आता है, स्पेसिफिक के बाद। बुद्धिवाद क्या कह रहा था, इसका उल्टा, पहले कॉमन फिर स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तीसरी बात इसने कहा कि जो आदर्श ज्ञान है, आइडियल ज्ञान है, वो भौतिक विज्ञानों में ही निहित है। भौतिक विज्ञान का मतलब ये हुआ कि जिस फिजिकल चीज, जिन चीजों को आप देखते हो, टच करते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। कहा कि ये आदर्शवादी जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी कभी ना हमें कल्पना होती है, ना सेंसेशन होता, वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। असल ज्ञान की यदि बातें आपको करनी है तो उस पे करिए जो फिजिकल साइंस, जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल हो, जिसे हम फील कर सकें, छू सकें, टच कर सकें। बुद्धि के संबंध में की बात है, हमने क्या कहा, बुद्धि के संबंध में इन्होंने क्या किया, बुद्धि पहले निष्क्रिय होती है शुरुआती दौर में, जन्म के समय, जबकि बुद्धिवाद मानता है कि बुद्धि में ही सब कुछ होती है। तो ये कहता है कि बुद्धि शुरुआती दौर में निष्क्रिय होता है, बाद के समय में जब अनुभव के बाद बुद्धि में जागरूकता होगी, बुद्धि में एक अलर्टनेस आएंगी। जो बुद्धि पहले इनर्ट है जन्म के समय, अब वो अलर्ट होती है, और उस अलर्टनेस के कारण बुद्धि तमाम चीजों के बारे में कल्पना करती है, एक फिगर बनाती है, उस फिगरिंग को ही हम याद करते हैं, उसी से हमारी बौद्धिकता बढ़ती है, उसी से हमारी पर्सोना बनता है। दूसरा कहता है कि अब जिस चीजों को हम अनुभव करते हैं उसकी जो सत्यता है, मतलब ट्रुथफुलनेस है, उसकी जो एक विश्वसनीयता है, वो कैसे, जिसके लिए उन्होंने संवादिता सिद्धांत की बात की, करस्पॉन्डेंस थ्योरी की बात की। आगे क्लास में करस्पॉन्डेंस थ्योरीज की भी हम चर्चा करवाएंगे, तो करस्पॉन्डेंस थ्योरी। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अनुभववाद में, बाद में कुछ अनुभववाद का कुछ और भी टर्म्स आया, साइंटिफिक अनुभववाद की बातें हुई, फिर कुछ लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बातें आई। इस क्रम में आज हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप में चर्चा कर कौन कौन से दार्शनिक आए, किन्होंने कौन सी बातें कही। 3 वैज्ञानिक इसमें मुख्यतः आएंगे जो पुराने वाले अनुभववाद है। उस अनुभववाद में पहला आएगा लॉक, बर्कले, फिर अगेन तीसरा आएंगे ह्यूम। ह्यूम में आके सारा चीज संदेहवाद में बदल जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में यूनिकनेस, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, इसमें लॉक की चर्चा करवाएंगे, बर्कले की चर्चा करवाएंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूम की चर्चा करवाएंगे। देखो, लॉक में इसका शुरू होता है ज्ञान, बर्कले में आके इसकी थोड़ी सी पराकाष्ठा पहुंचती है, जब ह्यूम आते आते ये पूरी अपने पीक पे पहुंचता है, क्लाइमेक्स पे पहुंचता है संदेहवाद, और पूरी तरह संदेहवाद में अनुभववाद खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी कारण सुनो। कहा जाता है कि अनुभववाद में पहले आप सेंसरी ऑर्गन्स से आगे चलते हैं, और चूंकि ये सबका डिफरेंट है, इसलिए सब में डिफरेंट होंगे, अनुभव को ही प्रश्रय मिलेगा। तो अनुभव कितने होंगे, सारे अनुभव, तो सारा ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, तो किसी भी ज्ञान के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, और जब निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा कि संदेहवादिता की जन्म होंगी, और हर चीज पे हम संदेह करने लगेंगे। लॉक ने दर्शन की शुरुआत तो संदेह से किया था, लेकिन ईश्वर और आत्मा की इसने मान्यता दे दी, जहां वो संदेह खत्म हो गया। मतलब यह है कि संदेह की शुरुआत तो संदेह से हुई, लेकिन अंततः वो संदेह नहीं कर पाया, अनुभव के बिना भी ईश्वर और आत्मा की कल्पना कर लिया। बर्कले में आते हैं तो बर्कले ने इस जगत की कल्पना को तो समाप्त किया। जगत की कल्पना को उसने कहा केवल प्रत्ययों की सत्ता है। प्रत्यय का मतलब यह होगा कि केवल ईश्वर की ही है, ईश्वर ने ही हमारी आत्मा को भी बनाई, और स्वयं की आत्मा को, स्वयं तो है ही है एक जीवात्मा, मतलब ईश्वरीय आत्मा। तो विश्व की जो कल्पना बर्कले ने की थी कि जो विश्व है वो या तो हमारे परसेप्शन में है, हम जैसा देखते हैं, हमारी आत्मा है जैसे समझते हैं, या ईश्वर की आत्मा। फिर यहां आया कि बर्कले के केस में भी ईश्वर का चूंकि अनुभव तो होता नहीं, अनुभव तो केवल मुझे मैं का होता है, तो बर्कले के केस में भी थोड़ी समस्याएं। बाद में ह्यूम आता है, और ह्यूम कहता है नहीं, ईश्वर की भी कल्पना नहीं कर सकते, हर एक चीज संदेहास्पदता ही है। मतलब फिर से समझिए, लॉक ने क्या कहा था, संदेह से शुरू किया, स्वयं को माना, चूंकि स्वयं का अनुभव होता है, ईश्वरात्मा के रूप में माना, और जड़ जगत की भी बात को मान लिया इसने। बर्कले ने कहा कि नहीं, जड़ जगत की सत्ता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आगे चर्चा करवाएंगे। इसमें केवल आत्मा की सत्ता हुई। आत्मा किसका, जीवात्मा और ईश्वरात्मा।
ह्यूम में किसी की भी सत्ता नहीं हुई, सबको समाप्त कर दिया गया। चलिए सबसे पहले हम लोग लॉक की चर्चा करते हैं, फिर आएंगे बर्कले एंड ह्यूम की बात करेंगे। देखो लॉक ने जो चीजें कही थी, कहा जाता है कि लॉक की जो उम्र थी, लॉक साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। साइकोलॉजी की इसने बहुत बड़ा साइकोलॉजी में काम किया है। लगभग 1632 के आसपास इनका टाइमिंग रहा है। 1632 से लेके 1700 के आसपास 1704 तक इसका टाइम रहा है। इतना टाइम तक ये सक्रिय रहे। और जो अनुभववाद है मूलतः इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में ही इसकी धारा पनपी है शुरुआती दौर में। तो इंग्लैंड में रहे हैं। तो इन्होंने जब ज्ञान का सिद्धांत दिया, तो ज्ञान के सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले इनका ज्ञान का सिद्धांत को हम जाने कि क्या है ज्ञान का सिद्धांत। कहा जाता है कि लॉक के ज्ञान के सिद्धांत में हुआ कि ज्ञान हमें सेंस ऑर्गन से मिलता है। किससे मिलता है? सेंस ऑर्गन से। और इस सेंसरी ऑर्गन्स की जब बात करें तो किससे? तो कहा कि सेंस ऑर्गन क्या करता है? केवल एट्रीब्यूट, केवल गुणों को जानता है। गुणों को जानने का मतलब यह हुआ कि हम मान लो किसी चीज को हमने देखा, ये टेबल चेयर कुर्सीज हैं, तो कहा कि आप टेबल चेयर कुर्सी को नहीं देखते हो, आप एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को देखते हो। एट्रीब्यूट्स दैट मीन हैविंग, जैसे मान लो हमने लंबाई को देखा, हमने लाल रंग देखा, हमने पीलापन देखा, हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखी, तो कहा जाता है जो हमारा नाक है वो गंध सूंघा, आंखों ने उसकी कलर को देखा, हाथ ने टच किया। इस अर्थ में हमने एक एक अलग अलग संवेदनों को ग्रहण किया। और वो जो सारे संवेदन है, सारा का सारा सेंसेशन है, हमारी बुद्धि अब सक्रिय होती है और एक कल्पना कर लेती है कि कहीं ना कहीं कोई चीज होगी जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो किसी चीज का होगा। और इस अर्थ में हम टेबल चेयर कुर्सी की कल्पना कर लेते हैं। यहां थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन सुनेंगे, समझेंगे इस बात को। लॉक ने क्या कहा? हमें किसी मैटर का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होता, हम किसी चीज को डायरेक्ट नहीं देखते। जैसे ये टेबल है या पोडियम है, इस पोडियम को हम पोडियम के फॉर्मेट में नहीं देख रहे हैं, ये हम ऐसे देखते हैं कुछ है, समथिंग। अब वो क्या है ये हमें पता ही नहीं है, तो इसी के लिए संदेहास्पदता की बातें आई। कहा गया कि कुछ है जिसके कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। जैसे व्यक्ति है, आप हैं, एक थोड़ी अर्थ में आपको लगेगा भी कि ये सही भी है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो, राम, महेश, कृष्ण, जो भी, जिसकी भी बात करें, अब वो पर्टिकुलर व्यक्ति है तो एक आत्मा की बात होती है। कहा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है आप उसको क्या देखते हो? उसके हाथ, पैर, नाक, कान को ही तो देख रहे हैं। आप उस व्यक्ति के आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। व्यक्ति की व्यक्तित्वता क्या है? उसकी आत्मा। और आत्मा मतलब यह होगा, यदि आपने किसी व्यक्ति को देखा और व्यक्ति ही व्यक्ति होता तो उसके हाथ कट गए। हाथ कट जाने का मतलब है उसका व्यक्तित्व कट जाती, उसकी पर्सोना कट जाता, लेकिन उसका पर्सोना तो कटता नहीं है। फिर जब पर्सोना कटता नहीं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने हाथ से अलग कुछ है। मान लो किसी व्यक्ति का पैर कट जाए तो हम ये तो नहीं कहेंगे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व कट गई। पैर कट गया दैट मीन वो व्यक्ति तो अभी भी व्यक्तित्व के रूप में पूरा है। तो आप उस व्यक्ति को देख कहां रहे हो? आप उस व्यक्ति के क्या देख रहे हो? आप व्यक्ति के पैर देख रहे हैं, व्यक्ति के हाथ देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सोना के आईज देख रहे हैं। ये सारी चीजें आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देख रहे हैं। इंटरनल वो व्यक्ति कौन है, कहां है, इसको आप नहीं देखें। इसी को जब हम भारतीय दर्शन में आएंगे तो इस फॉर्मेट में भी कहेंगे कि भारतीय दर्शन में भी मिलिंद पन्हो, मिलिंद का प्रश्न था नागसेन के पास, तो नागसेन से भी यही प्रश्न उठाया गया था कि भंते आप कौन हैं। तो कहा गया कि भंत जब बहुत परेशान हुआ उत्तर के बाद, नागसेन से जब प्रश्न पूछा मिलिंद ने, तो कहा कि उन्होंने कहा कि जैसे रथ क्या है या एक व्यक्ति क्या है? व्यक्ति केवल शरीर के अंगों का समूहन नहीं है, हम इसके समूहन से अलग कुछ हैं। यदि ऐसा होता तो आप व्यक्ति के सारे पैर, हाथ, नाक, कान काट के अलग कर दो, फिर सबको चिपका दो, तो वो व्यक्ति बन जाता। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि एक व्यक्तित्व है जो उसके अंदर है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम केवल और केवल उसकी बाहरी आवरण जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केवल उसे ही देख पा रहे हैं। ठीक है, इस अर्थ में द्रव्य को कैसे परिभाषा किया इन्होंने? गुण को क्या कहा? सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से केवल हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण पता होता है, और इस गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं? एक अनुमान लगाते हैं, स्पेक्युलेशंस करते हैं। और वो जो अनुमान है वो क्या है? समथिंग, कुछ है, इसको कहते हैं समथिंग, मतलब कुछ तो है जिसका ये कैरेक्टर है। जैसे मान लो हमने यहां देखा इसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कलर, जो भी चीजें हैं, तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हमने देख लिया, लेकिन इस बीच में जो समथिंग कुछ है, उस कुछ को आप नहीं देख पाते हो। और इसी कुछ को उन्होंने कहा द्रव्य। मतलब लॉक ने कहा था कि द्रव्य है तो कुछ, लेकिन वो क्या है ये हमें नहीं पता। क्लियर हो गया ये? दूसरे मुद्दे में आते हैं। अब लॉक ने ऐसी बातें क्यों कही? इसका कारण अभी हमने बताया ही कि चूंकि सब व्यक्ति का एक ही व्यक्ति है, उसके सेंसरी, जैसे कहा था कि आपकी आंख में या किसी को जॉन्डिस हो गया है
तो जॉन्डिस यदि हो गया तो एक ही पर्टिकुलर चीज को व्यक्ति अलग कलर में देखेगा, हम उसे अलग कलर में देखेंगे। एक ही चीजें हैं, अलग चश्मे, आप चश्मे से देखोगे तो आप अलग देखोगे, तो ओरिजिनलिटी में तो वो चीज बदला नहीं, आपके परसेप्शंस बदल गए। ठीक है, तो ये बेसिक सा मुद्दा था सहज प्रत्ययों का। लॉक ने कैसे खंडन किया कि मतलब किन चीजों को हम जानते हैं, किन चीजों को नहीं जानते, आप केवल और केवल एट्रीब्यूट्स को जानते हैं। अब देखो, लॉक के इस बात को बहुत हद तक सही तो किया गया, लेकिन बाद में कुछ आलोचनाएं भी हुई। आलोचना के फॉर्मेट में कैसे होगा ये आप समझिए। जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो कहा जाता है, साइकोलॉजी में एक टर्म आता है कि कुछ चीजें आपके अंतर्निहित होती हैं, आपके अंदर ही कुछ ज्ञान की भावनाएं छिपी होती हैं। जब आप बेहोशी के आलम में जाते हैं, नशा करते हैं, रहस्यवाद के कंडीशंस में आते हैं, तो आपने देखा होगा आपके अंदर से कुछ चीजें वो निकल आती हैं, जिसमें कुछ ऐसी बातें, या रहस्यवाद आपने तमाम सुना ही होगा। रहस्यवाद में लोग जब उस मिस्टिक फॉर्मेशंस में आते हैं तो कुछ नई चीजें की बखान करते हैं, नई अनुभव होता है उन्हें। तो और ऐसा भी देखा गया कि कई बार कुछ लोग पागल होते हैं या कई बीमार लोग होते हैं, अचानक किसी मेंटल बीमारी के बाद उनमें कुछ नया ज्ञान हो जाता है, अप्रतिभ ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे आया? या फिर ये कहा गया कि यदि अनुभव से ही बुद्धि नहीं होती जन्मजात, तो फिर हर व्यक्ति को बराबर ही अनुभव होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये इसकी आलोचना भी है। फिर उसके बाद कहा गया, एक अभी आप लिंग्विस्टिक साइंस पढ़ेंगे तो नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, यदि एक व्यक्ति एक भाषा को परफेक्टली समझ ले तो वो दुनिया की सारी भाषाओं को समझ सकता है। और ऑब्वियसली आप देखे होंगे, अब आप आईएएस बनेंगे तो मान लो आपकी फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुई, तो जिस अंग्रेजी को सीखने के लिए अपने जीवन के बहुत सारे साल को गुजार दिए फिर भी परफेक्शन नहीं मिली, आपको जर्मन, फ्रेंच, लैटिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग में सिखा के आपको भेज दिया जाएगा। हाउ इट्स पॉसिबल? तो कहा जाता है कि जब अर्लियर टाइम में थे, बुद्धि की जो कैपेसिटीज हैं, जो लिंग्विस्टिकली जो अप्रोच है, वो आपके अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। दिक्कत यह है कि पहली भाषा सीखने में आपको दिक्कत इसलिए हुई कि आपकी जो पूरा का पूरा पर्सोना है वो एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ था। जब पर्सोना आपका एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ था तो वो जो बौद्धिकताएं थी आपके अंदर छिपी हुई थी। अब जब आपने किसी एक भाषा में महारत हासिल कर ली, इसका मतलब होगा कि आपकी वो जो बौद्धिकता है वो स्ट्रेस्ड हो गया है। वो जब स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, मतलब इतना फैल चुका है कि उसमें तमाम चीजें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी आ गई हैं, और इस कैपेसिटी के आधार पर आप नई भाषा को आसानी से सीख सकते हो। क्लास में भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने कहा था, या जैन की बात करें, जैन धर्म भी आएंगे भारतीय दर्शन में, यहां भी कही गई कि नोइंग वन थिंग इन कंप्लीटली टोटलिटी मीन्स नोइंग ऑल थिंग इन टोटलिटी। यदि चीजों को, एक चीज को आप समझ लेते हो पूरी तरह, तो दुनिया की सारी चीजों को समझ लेंगे। अब अपने क्लास में देखेंगे, एक बच्चा जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करता है, सबसे ज्यादा बदमाश होता है, पिटता है, पीटता है, मार्क्स भी उसी के सबसे तेज आते हैं। ऐसा आपने देखा क्यों? यदि आप बहुत शांत होकर क्लास के पीछे में बैठते हैं तो आपके मार्क्स भी उतने ही शांत होते हैं। कारण ये होता है कि पर्सोना ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड। जब पर्सोना इंटीग्रेटेड होता है तो फिर क्या होगी, एक हिस्सा बढ़ा तो दूसरा हिस्सा भी स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हमारी शिक्षण व्यवस्था में भी खेलों को भी प्रश्रय दिया जाता है कि जब खेलेंगे, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो मेंटल भी फिट होंगे। अब यदि इन सब बातों को मानोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बौद्धिकता आपके अंदर जन्मजात छिपी हुई होती है। लॉक का यहां प्रत्यय आलोचनात्मक आ जाएगा कि लॉक ने जो कहा वो गलत है। इसी बात को आगे के जो कांट एंड हीगल्स वगैरह आएंगे, वो लोग इन दोनों का समन्वयन करेंगे। आप दोनों ही अर्थों को जब अलग अलग समझोगे, बुद्धिवाद और अनुभववाद को, तो दोनों में कुछ कुछ समस्याएं होंगी। तो खैर, हम चूंकि अनुभववाद की चर्चा कर रहे हैं तो अनुभववाद पे ही एक चर्चा करें, फिर क्या होगा। तो देखो, ज्ञान के आधार पर जब लॉक ने डिस्कशन करना शुरू किया तो लॉक ने यह कहा कि ज्ञान कैसे होता है। तो सबसे पहले ज्ञान मीमांसा में उसने 4 प्रश्न उठाए। क्या प्रश्न उठाया? सबसे पहले कहा कि ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, नॉलेज हमें मिलती कहां से है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसका उत्तर हमने बता ही दिया कैसे। इसने कहा कि ज्ञान का जो स्रोत है वो कोई ना कोई कुछ तो है, जिस कुछ को हम जानते नहीं है। अब यही प्रश्न उठा, आप जानते नहीं है तो ये कैसे पता कि वो चीज है ही, यही जो नहीं जानते हैं यही तो वो है। इसी बात को बाद में योगाचार दर्शन से लेकर जब माध्यमिक शून्यवाद में आएंगे वहां भी इन बातों की चर्चा करवाई गई है। नागार्जुन से कहा गया कि आप, या कांट ने भी इस बात को कहा, आप कहते हो कि कुछ है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये नहीं जानना भी तो एक जानना ही हुआ कि आप उस पर्टिकुलर चीज को जान रहे हैं कि समथिंग है, कुछ नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो खैर, इसमें उन्होंने जो, ये तो आलोचनात्मक स्तर पे हो गई बातें। हमने क्या किया, लॉक ने कहा पहले कि ज्ञान का स्तर कौन सा है, ज्ञान का स्रोत क्या है। तो कहा कि ज्ञान का जो स्रोत है वो कुछ है जिस कुछ से सेंसेशन होता है, और वो सेंसेशन हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो प्राइमरी सेंसेशन हमें मिलता है, और वो जो कुछ है यही द्रव्य है। होता क्या, माध्यम क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन। दूसरा कहा गया कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो कहा गया ज्ञान का स्वरूप अनुमानात्मक है। दूसरा प्रश्न का था कि ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप, फॉर्मेट ऑफ नॉलेज।
देखो, ज्ञान के स्वरूप में सामान्यतः दो बातें होती हैं। एक होता है, कहा जाता है कि संश्लिष्ट, सिंथेटिक, और एक होता है एनालिसिस। तो सिंथेसिस एंड एनालिसिस का मतलब यह हुआ, सिंथेसिस का मतलब कुछ छोटी चीजें हैं, उस छोटी के आधार पर बड़ी चीजों की कल्पना करते हो। जैसे हम व्यक्तिगतता से समानता की कॉमन की कल्पना करते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति देखा, दो व्यक्ति देखा, तीन व्यक्ति देखा, एक गाय देखा, दो गाय देखा, चार गाय को देखा। आपने जितने भी देखा वो तो सब एक विशिष्ट था ना, लेकिन आपने कॉमन गाय की कल्पना कर ली दिमाग में, आपने एक कॉमन व्यक्ति की कल्पना कर ली, और जिसके भी दो चार हाथ पैर नाक कान होते हैं, सब कुछ आप देख के कल्पना कर लेते हो ये व्यक्ति ही है। आपको कैसे पता? चूंकि हम डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट हैं, तो कैसे पता हम भी आदमी आप भी आदमी? एक कैसे आप मान लेते हो? दरअसल हमने कुछ विशिष्टता के साथ साथ एक कॉमनिटी की कल्पना की है। तो सिमिलरली इन्होंने कहा कि ज्ञान का स्वरूप कैसे होता है। तो ज्ञान के स्वरूप इन्होंने कहा कि आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब हुआ संश्लिष्ट ज्ञान होता है। संश्लिष्ट का मतलब होगा कि हम कुछ चीजों के साथ कल्पना कर लेते हैं। जैसे फिर हमने ये कहा कि हम सेंस ऑर्गन से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रंग, गंध ये हम देखते हैं। नाक सूंघता है, आंखें देखती है, कान सुनता है। बुद्धि हमारी कल्पना कर लेती है कि ऐसी कोई चीजें होंगी जिससे ये सारी चीजें निकल रही हैं। दो चर्ट, पहला ज्ञान का स्रोत कहां है? तो वो ऑब्जेक्ट है ज्ञान का स्रोत, और वो ऑब्जेक्ट कहां है? वस्तु से। आपके होने या ना होने से उसको कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का स्रोत बॉडी से बाहर है। ये भी ध्यान रखिए। अनुभववाद क्या कहता है कि प्रत्यय वाली जगत में है, लेकिन अनुभववाद कहता है ज्ञान का स्रोत कुछ है, और वो कुछ आप नहीं है, आपसे बाहर है, जिससे सेंस ऑर्गन आता है और आपकी बुद्धि समझती है। आप समझेंगे या ना समझेंगे उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो वस्तु होगा। इसका मतलब ये भी होगा कि जो अनुभववादी दर्शन है वो क्या है? वस्तुवादी दर्शन है। ठीक है, ये वस्तुवाद को मानता है, वस्तु को मानता है कि कुछ तो है। अब दूसरे मुद्दे में हम लोग आएंगे तो कहा जाता है कि ज्ञान की वैधता या प्रामाणिकता का आधार क्या है? जो ज्ञान आपको मिला उसकी प्रामाणिकता कैसे है? तो ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए क्या करता है? करस्पॉन्डेंस थ्योरी लेता है। करस्पॉन्डेंस थ्योरी का मतलब है कि हमने जैसा कल्पना किया वैसा हो रहा है। हमने सोचा कि पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी चिपचिपा होता है, हमने वैसा प्रैक्टिकलिटी में देखा, और यदि ऐसा हो गया तो हम मानते हैं कि हमने जो थॉट प्रोसेस किया वो वैध है, परिपूर्ण है। इसके बाद एक प्रश्न आया कि ज्ञान की सीमा कहां है, लिमिटेशंस क्या है? तो कहा गया जब ज्ञान की सीमा की बात कर लेंगे तो ज्ञान की लिमिटेशंस ये है कि किसी भी ज्ञान का हम परफेक्शन की ओर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो अनुभव होगा वो हमारी व्यक्तिगतता में होंगे। हमारे सेंस ऑर्गन पे भी डिपेंड करेगा कि आपका सेंस ऑर्गन कितना सेंसिटिव है। दूसरी मुद्दे ये होंगे कि आम लोग, क्योंकि सबके अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए सबके लिए एक ही अनुभव होना संभव नहीं। ये ज्ञान की सीमा है, जो कि सेंस ऑर्गन सबके डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि ज्ञान का स्रोत क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन कुछ टर्मों को डिस्कशन कर लें। सबसे पहले ज्ञान के मूल स्रोत की बारे में डिटेल चर्चा कर लें। तो लिखिए ज्ञान के मूल स्रोत, जिसको लॉक ने माना था। ये 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों पे ही पूरी लॉक की थ्योरीज समाप्त हो जाएंगे। क्या क्या प्रश्न था? पहला प्रश्न लॉक ने उठाया कि ज्ञान का स्रोत क्या है। क्या हमने बताया? ज्ञान का स्रोत क्या है? एक्सटर्नल चीज है कुछ। ये पहले प्रश्न को लिख लें, ज्ञान का स्रोत क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? ज्ञान का स्वरूप कैसा है, फॉर्मेट कैसा है। और तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा, इसने उठाया कि ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन इसने उठाया वो ये है कि ज्ञान की सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ज्ञान की सीमा क्या है, कहां जाके ये ज्ञान अपने जो को हमने सोचा उससे फेल करेगा। फिर है कि ज्ञान के टाइप्स कितने हैं। इतने सारे उत्तर को यदि हम जान लें तो पूरी अनुभववाद का एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। लॉक के दर्शन को हम समझ ले जाएंगे। आते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म की चर्चा करते हैं कि क्या होगा, ज्ञान के स्रोत क्या क्या होंगे। पहला हमने क्या बताया, ज्ञान के स्रोत क्या हैं? एक्सटर्नल होंगे। ज्ञान का स्रोत क्या है? बाहरी, मतलब ज्ञाता से बाहर इसकी स्वतंत्र सत्ता है। क्या होंगी? ज्ञाता से बाहर स्वतंत्र सत्ता है। आप हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जब बर्कले के केस में आएंगे तो बर्कले ने इसी बात को प्रश्न उठाया कि जब आप एक जगह कहते हो कि हमें चीजों की प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं होता तो फिर आप कैसे मानते हैं। इसलिए इन्होंने बर्कले ने क्या किया, इसकी कोई सत्ता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया और कहा कि ये केवल और केवल मानसिक है, केवल और केवल हम जब सोचते हैं तभी ये होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हम या फिर ईश्वर, दो आत्मा की चर्चा की, वो बर्कले में डिस्कशन करवाएंगे। अभी हम इसकी बात मान लें। लॉक ने क्या कहा, ज्ञाता से बाहर इसकी सत्ता होती है। ठीक है, अब इसका जो प्रश्न है वो कैसे होंगे, तो ये कैसे ज्ञान होता कैसे है, तो कहा जाता है ज्ञान का स्रोत होता है हमारा जो स्रोत है वो स्रोत होता है क्या, संवेदन और स्वसंवेदन। संवेदन और स्वसंवेदन दो स्रोत हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है। क्या है संवेदन और स्वसंवेदन, क्या होंगे। संवेदन का मतलब हुआ सेंसरी ऑर्गन से चीजें हमारे अंदर आती हैं जिसको हम समझते हैं, और स्वसंवेदन का मतलब हुआ कि ऑर्गन ने जिन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसके आधार पर हमारी जो बुद्धि है एक नई सृजना करती है, एक नई क्रिएशन करती है, उसको हम कल्पना कर लेते हैं। यही हो गया ज्ञान का स्रोत। तो पहला क्या है कि संवेदन जो बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है, बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है, बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है स्वसंवेदन, बाहरी स्रोतों इन सेंसरी ऑर्गन से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अब प्रिस्क्राइब्ड करके पूरी तरह फॉर्मेट करके जो हमारी बौद्धिक कल्पना होती है वो होता है स्वसंवेदन। बौद्धिक कल्पना किस आधार पर, संवेदन के आधार पर, संवेदन के आधार पर। ठीक है, दूसरे टर्म की हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो ज्ञान के स्वरूप में बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि ज्ञान के स्वरूप सामान्यतया जो आइडियाज हैं वो साक्षात दर्शन से ही निर्मित होंगे। अब साक्षात दर्शन से तो कैसे निर्मित होंगे, किस किस फॉर्मेट में होंगे, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि दो प्रत्यय जो आइडिया हमें मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो दो फॉर्मेट में होते हैं। किस दो फॉर्मेट में, कहा कि एक होता है सरल प्रत्यय और एक होता है मिश्र प्रत्यय। तो लिखिए ज्ञान के स्वरूप में जब आ जाएंगे तो किस तरह के होंगे। ज्ञान के स्वरूप में आएंगे तो कहा जाता है दो फॉर्मेट में। तो प्रत्यय की कल्पना की इन्होंने, कहा कि दो टाइप के प्रत्यय होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स आपको मिलते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स को कहा जाता है एक होता है सरल प्रत्यय, एक होता है मिश्र प्रत्यय। सरल प्रत्यय और दूसरा होता है मिश्र प्रत्यय। सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय। अब ये सरल प्रत्यय क्या है, तो सरल प्रत्यय का मतलब ये होगा ये निरवयव होंगे, अपने मूल फॉर्मेट में होंगे। सरल का मतलब क्या होगा, ये निरवयव होंगे। निरवयव दैट मीन ओरिजिनल फॉर्म में होंगे, बिना किसी कॉम्बिनेशन के होंगे, निरवयव होते हैं। और सरल का मतलब अपने एकल रूप में होते हैं, अविभाज्य होंगे, एकल रूप में होंगे, अविभाज्य होंगे। अर्थात मतलब ये हुआ कि ये फंडामेंटली ही बना हुआ इस तरह है, एक यूनिक है, बेसिक है, जिसको बेसिक आप कह सकते हो। तो आप इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो सबसे पहले होगा कि यूनिसेंसरी ऑर्गन्स, मतलब एकल अंग से मिलने वाले, एकल इंद्रिय से मिलने वाले। जैसे क्या क्या होंगे, एकल इंद्रिय से क्या मिलता है, जैसे चाक्षुष जो आईज वाले हैं, हमारे आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, ये जो है वो एकल दर्शन वाले हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें, स्वाद, गंध, स्वाद, गंध। ठीक है, इस तरह जितने भी मतलब एकल सेंसरी ऑर्गन से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मिलता है, एकल ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो मिलता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि एक से अधिक प्रत्यय से जिसको मिलता है। एक से अधिक सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होगा, कुछ चीजें हैं जैसे मिठास है, और मिठास के साथ साथ जैसे आप एक फूल है तो फूल से आपकी आइज को भी एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन मिलता है, शांति मिलती है। आपकी आंखों के लिए भी सुकूनदायक होता है, आपके नाकों के लिए भी सुकूनदायक होता है, एक पर्टिकुलर गंध आता है, जैसे कागज के फूल और नॉर्मल फूल। तो नॉर्मल फूल से जो एक शांति मिलती है आपको, वो कागज की फूलों से नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कागज के फूल से केवल और केवल आप कलर तो देख सकते हो, आंखों को सुकून तो मिल सकता है, लेकिन वो जो गंध वाला इश्यूज है वैसा नहीं है। या टेस्ट आप कुछ खाते हो तो जो फीलिंग है उसके गंध और उसके इसकी, ये दोनों ही मल्टी ऑर्गन से होंगे। तो एक से अधिक से कैसे, जैसे हम बात कर लेते हैं विस्तार, आकृति आदि।
एक से अधिक वाले, एक से अधिक इंद्रिय वाले, एक से अधिक इंद्रिय वाले, इस ग्रुप में जब आएंगे एक से अधिक इंद्रिय वाले सरल प्रत्यय, तो इसमें आ जाएंगे विस्तार, आकृति, सुंदरता। तो विस्तार, आकृति आदि जो चीजें हैं वो क्या होंगे, एक ऑर्गन इसको देख नहीं सकता, कई सारे ऑर्गन सब समझ सकते हैं। अब देखो इसके बाद होता है कुछ चीजें जो स्वसंवेदन से बनता है। स्वसंवेदन का मतलब ये होगा कुछ चीजें आप केवल और केवल स्वसंवेदन करते हो, उसका डायरेक्ट ऑर्गन से हमें कोई संवेदना नहीं मिलती है। स्वसंवेदन के द्वारा क्या सीखते हो, जिसका कोई प्रत्यय हमें नहीं मिलता, कोई चीजें नहीं मिलती, जैसे कहा जाता है कि संशय, स्मरण आदि। स्वसंवेदन से क्या मिलेगा, संशय, स्मरण, ये जो टर्म्स हैं संशय, स्मरण आदि, इसका हमें डायरेक्ट कोई सेंस नहीं मिलता। ये केवल और केवल हमारी बुद्धि क्या करती है, याद करती है पूर्वानुभवों के आधार पे या किसी चीजों के संदेहास्पदता की, मतलब जो पहले चीजों को हमने देखा है उसी के आधार पे। एक होता है संवेदन और स्वसंवेदन दोनों के मिलने से। तो संवेदन और स्वसंवेदन के मिलने से कौन कौन सा मिल सकता है, संवेदन प्लस स्वसंवेदन। कहा गया कि ये है जैसे सुख दुख की बात करते हैं, ये सब ऐसे हैं जो संवेदन और स्वसंवेदन दोनों जब मिलता है तो ये होते हैं सुख दुख। इस प्रकार कहा गया कि ये जो सरल प्रत्यय हैं यही हमारे ज्ञान का मूल आधारभूत तत्व है। ठीक है, तो बेसिक्स हम क्या कह सकते हैं, जो सरल प्रत्यय है, सिंपल आइडियाज हैं, सिंपल आइडियाज ही हमारे ज्ञान का मूल तत्व है। और ये कहां से मिलता है, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। सिंपल आइडियाज कहां से मिलते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अब आएगा तो जब सेंसरी सिंपल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो ये कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है और कैसे ये ज्ञानात्मक बातें करता है, कैसे ज्ञान को ये डील करता है। तो कहा जाता है इसके लिए सरल प्रत्ययों को मिश्र प्रत्यय बनाया जाता है। मिश्र प्रत्यय का मतलब जो अलग अलग आपको ज्ञान मिली है, जो अलग अलग आपको अनुभव मिली हैं, उनको आप एक तरह से सहेजते हो, एक तरह से जोड़ते हो। जैसे रॉ ईंट है आपके पास, उन ईंटों को एक पर्टिकुलर डिजाइन में जब आप मिलाते हो तो पूरी बिल्डिंग आप खड़ी करते हो। तो कहा जाता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को खड़ी करने से पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आप उन चीजों को मिक्स करते हो और जो मिक्स करने के बाद ही एक नया रूप का फॉर्मेशन होता है। तो कहा जाता है जब सरल प्रत्यय हैं वो तो हमारे सेंस ऑर्गन से मिल गए, अब बुद्धि भी सक्रिय हो गई, और बुद्धि जब सक्रिय हो गई तो इन कंडीशन में वो नई चीजों का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करता है, इसके लिए क्या क्या करते हैं, तो इसके लिए 6 स्टेज की बात करते हैं। ज्ञान के फॉर्मेशन के लिए 6 स्टेज की बात किया गया है, 6 स्टेज। अब ये क्या क्या है 6 स्टेज। सबसे पहला होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि जो चीजें आपके सेंस में आ रही हैं, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। इसके बाद जो दूसरा है प्रत्यक्षण। जब प्रत्यक्ष आपने चीजों को देख लिया, सेंस ऑर्गन्स आपके मिल गए, तो फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद होता है रिटेनेशन। परसेप्शन के बाद जो चीजें हैं उसको अपने अंदर लेना, रिटेंशन, धारण। धारण, इस रिटेंशन के बाद अब जब चीजें हो गई तो आप उसको क्या करोगे, क्लासिफाइड करोगे। कैसे क्लासिफाइड करेंगे, अब जो एक रूपता जिसमें होंगी उसको अलग करोगे, जिसमें अलग रूप होंगे उसको अलग करोगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मतलब अब जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पहले सेंस ऑर्गन्स आए उसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं। तुलना मतलब जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब तुलना करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी या आइडियली सम्यक रूप से किसमें किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए। इस आधार पर हम मिश्रण या संयोजन तैयार करते हैं। इस आधार पर फिर हम क्या करते हैं,